भारत द्वारा पीओके के अंदर तेजी से बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने अब पूरे दक्षिण एशिया की धड़कनों को असामान्य रूप से तेज कर दिया था, क्योंकि बीती रात के ऑपरेशन में भारतीय स्पेशल यूनिट ने वो हासिल कर लिया था जिसकी चर्चा कई दशक से केवल बंद कमरों में होती थी। पीओके के उत्तरी हिस्से में मौजूद छुपे हुए लॉन्च पैड्स को न केवल पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, बल्कि वहां मौजूद आतंकी सरगनाओं को भी घेरा डालकर मार गिराया गया। और यह सब इतनी सटीकता से किया गया कि पाकिस्तान को सुबह तक इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली पहाड़ी चौकियां रातों रात राख में बदल चुकी हैं। जबकि दूसरी ओर भारतीय सेना के भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर कोई जानता हो कि यह जीत अभी सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अब शुरू होने वाला है। क्योंकि आतंकियों के खात्मे के बाद अब भारतीय बलों का अगला लक्ष्य पीओके के अंदर गहरे स्थित वे सुरंग तंत्र थे जिन्हें पाकिस्तान अपनी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लाइन कहता था और जिनका इस्तेमाल दशकों से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया जाता रहा था। लेकिन अब भारतीय सेना के नए मिशन डीप स्ट्राइक फेज 3 ने यह साफ कर दिया था कि इस बार न तो पुरानी सीमाएं रुकावट बनेंगी, न अंतर्राष्ट्रीय दबाव और न ही पाकिस्तानी चेतावनियों का कोई असर होगा। क्योंकि भारत के भीतर जनता का गुस्सा इतना तेज था कि हाल ही में राजधानी में हुए धमाकों के बाद प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था, अब जवाब सीमा पार जाकर ही दिया जाएगा, और वह भी ऐसे कि फिर कोई दुश्मन आंख उठा न सके। इसी दृढ़ता के साथ भारतीय विशेष बलों ने पीओके की सबसे कठिन मानी जाने वाली नीलम वैली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, जहां मौसम भी दुश्मन था और इलाके की बनावट भी। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ ने यह साफ कर दिया था कि चाहे मौसम कैसा भी हो, ऑपरेशन किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। और इस आदेश के साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में छोड़े गए जो न सिर्फ इलाके का 3D नक्शा बना रहे थे, बल्कि रियल टाइम में दुश्मन की हर हरकत पर नजर भी रखे हुए थे। और यही वजह थी कि पाकिस्तान की फॉरवर्ड यूनिट्स जब भारतीय प्रगति रोकने के लिए मुकाबले में उतरी तो उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि भारतीय सेना उनके हर कदम से 2 मिनट पहले ही वाकिफ हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। जब पाकिस्तानी सेना ने पहली बार भारी तोपें तैनात कर भारतीय इन्फेंट्री को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तभी भारतीय मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका M3 ने ऐसी अचूक बौछार बरसाई कि पूरी पहाड़ी घाटी गोलों की आग से जगमगा उठी और दुश्मन सेना भागती दिखाई दी। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी अंदर तक भारी हथियार लेकर आएगा। इस बीच भारतीय वायुसेना के राफेल और तेजस लड़ाकू विमान लगातार एयर कवरेज दे रहे थे और ड्रोन स्वार्म तकनीक ने पाकिस्तान की संचार व्यवस्था लगभग ठप कर दी थी, जिसके चलते पाकिस्तानी कमांडर अपनी ही यूनिट्स से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। और इसके बीच भारतीय कमांडो चुपचाप पीओके के उस मुख्य सुरंग नेटवर्क तक पहुंच चुके थे जहां से आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को सप्लाई दी जाती थी। और रात के अंधेरे में भारतीय कमांडो बिना एक भी गोली चलाए सुरंग के बाहर तैनात गार्ड्स को बेहोश करके पूरे अंदरूनी ढांचे पर कब्जा जमा लिया। और जब यह खबर भारतीय सेना के मुख्यालय पहुंची तो वहां कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरा ऑपरेशन रूम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि इसका मतलब साफ था, पीओके के भीतर भारत अब वह सब हासिल कर चुका है जिसे पाकिस्तान अपनी रेड जोन टेरिटरी कहकर दुनिया के सामने दिखाता था। लेकिन यह जीत पाकिस्तानी सेना को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने LOC के कुपवाड़ा सेक्टर में अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन भारतीय सेना पहले से तैयार थी और आर्टिलरी कमांड ने सिर्फ 14 मिनट में इतना जबरदस्त जवाब दिया कि पाकिस्तानी बंकर धराशायी हो गए और दुश्मन सेना जंगलों में छुपती फिरती दिखाई दी। और इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान अब चीन से मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन इस बार चीन भी खुलकर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि भारत पहले ही दुनिया को अवगत करा चुका था कि जो भी इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देगा उसे भारत अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा मानेगा। और इस चेतावनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव उल्टा पाकिस्तान पर बढ़ने लगा, जबकि भारत लगातार पीओके के अंदर नई नई रणनीतिक ऊंचाइयां कब्जे में ले रहा था और पाकिस्तान के पास न सेना बच रही थी, न मनोबल और न ही संसाधन। और अब पाकिस्तान के अंदर भी यह चर्चा खुलकर होने लगी थी कि शायद इस बार पीओके हाथ से निकलने वाला है।
जबकि भारतीय जनता रात रात भर जागकर टीवी पर यह अपडेट देख रही थी कि भारत अपनी धरती वापस लेने में एक एक कदम और आगे बढ़ चुका है। और प्रधानमंत्री ने अपने नए बयान में कहा, अब लक्ष्य सिर्फ घाटियों का कब्जा नहीं बल्कि आतंक की जड़ को हमेशा के लिए खत्म करना है। और इस घोषणा के साथ ही भारतीय सेना ने पीओके के सबसे बड़े गढ़ थोथल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो अगले चरण की सबसे निर्णायक लड़ाई बनने वाली थी, क्योंकि उसके कब्जे के बाद पूरा पीओके भारत की रणनीतिक पकड़ में आ जाएगा। और इसी दबाव में पाकिस्तान की सेना टूटने लगी थी, जबकि भारत आगे बढ़ते हुए अब उस आखिरी पहाड़ी दर्रे की ओर पहुंच चुका था जहां अगले 24 घंटों में इतिहास लिखने वाला था। एक ऐसा इतिहास जिसे आने वाली पीढ़ियां पीओके पुनःअधिग्रहण के नाम से याद करेंगी। जैसे जैसे रात की काली चादर एलओसी के ऊपर और भी गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे भारत के सैन्य ठिकानों से उठती हलचल अब खुलकर एक नए मोड़ में बदलने लगी थी, क्योंकि दिल्ली में बनी स्थिति ने पूरे देश की खुफिया एजेंसियों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां हर कदम तौलकर चलना जरूरी था। लेकिन दुश्मन की ओर से हो रही हरकतें धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रही थीं, और यही वजह थी कि डीजीएमओ की देर रात की मीटिंग में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कोड रेड जारी कर दिया था, जिसके बाद सेना की उत्तरी कमान से लेकर 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती को एक नए फॉर्मेशन में बदला जाने लगा। और जब यह जानकारी पाकिस्तान के चीफ मिलिट्री ऑपरेशन तक पहुंची तो वहां भी खलबली मच गई, क्योंकि भारत की इस अनोखी मूवमेंट ने उन्हें साफ संकेत दे दिया था कि अब खेल केवल चेतावनी का नहीं बल्कि निर्णायक जवाब का है। लेकिन पाकिस्तान का आईएसपीआर लगातार मीडिया में यह फैला रहा था कि भारत डर गया है, जबकि असल में भारत की ओर से पीओके में चल रही गुप्त कार्रवाई ने पाकिस्तान की कई चौकियों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। और इसी बीच कश्मीर घाटी में तैनात विशेष बलों की एक टुकड़ी चुपचाप उस मार्ग की ओर बढ़ रही थी जो सीधे उस लॉन्च पैड तक जाता था जहां से पिछले हमले में घुसपैठियों को भेजा गया था। और उसी समय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की सुरक्षा परिषद की मीटिंग चल रही थी, जहां एनएसए ने साफ कहा कि हालात अब जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और यह कार्रवाई केवल एलओसी तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि पीओ के अंदर बैठे आतंकी ढांचे को खत्म करना अब अनिवार्य हो चुका है। तभी अचानक जम्मू सेक्टर से एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान की कुछ चौकियों से तोपों को भारत की तरफ घुमाया जा रहा है। और यह रिपोर्ट मिलते ही सेना प्रमुख ने आदेश जारी कर दिया कि सभी अग्रिम चौकियों को फायर रेडी स्थिति में आना होगा। और तभी एक सैटेलाइट इमेज सामने आती है जिसमें स्पष्ट दिखता है कि पीओके के भीतर करीब 20 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानी सेना अपने हथियारबंद वाहनों को आगे बढ़ा रही है, जिससे यह साफ हो चुका था कि पाकिस्तान या तो भारत की कार्रवाई भांप है या वह खुद कुछ बड़ा करने की फिराक में है। लेकिन भारत की ओर से यह रणनीति थी कि सीधे प्रतिक्रिया न दी जाए, बल्कि पहले दुश्मन की गतिविधि को पूरी तरह मैप किया जाए ताकि सही समय पर सही बिंदु पर प्रहार किया जा सके। और दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चल चुका था कि पीओके के कोटली और रावलकोट सेक्टर में कुछ आतंकी समूह एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए विशेष बलों की टीमें अब तक की सबसे गहरी घुसपैठ के लिए तैयार थीं। और इसी दौरान दोपहर से शाम के बीच की खामोशी वाले समय में अचानक एलओसी के पास तैनात भारतीय ड्रोन ने जमीन पर कई संदिग्ध गतिविधियां कैद की, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि पाकिस्तान किसी भी समय फायरिंग शुरू कर सकता है। पर भारत ने बिना जल्दबाजी के अपनी रणनीति पूरी गोपनीयता से जारी रखी और सभी यूनिटों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रहार की शुरुआत भारत नहीं करेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान एक भी गोलाबारी करता है तो जवाब केवल गोलाबारी का नहीं बल्कि ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाला होगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में रात के 2 बजे भारतीय खुफिया एजेंसी RAW की एक रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ विदेशी लड़ाके देखे गए हैं जो संभवतः किसी बड़े हमले का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय तक बिना देरी के यह सूचना भेजी गई। और वहीं भारत के विशेष गुप्त कमांडो दस्ते को एक्टिवेट कर दिया गया, जो ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी शोर के अपना मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। और इसी सब के बीच मीडिया चैनलों को भी कुछ जानकारी लीक होने लगी कि एलओसी पर हालात बिगड़ रहे हैं, जिससे पूरे देश में एक बेचैनी फैलने लगी। लोग सोशल मीडिया पर लगातार पूछने लगे कि आखिर सरकार कब बोलेगी। लेकिन सरकार की रणनीति साफ थी, बोलने से नहीं काम से जवाब देना है। और वह समय अब करीब था, क्योंकि एलओसी पर तैनात हर सैनिक, हर कमांडर और हर यूनिट अपने मोर्चे पर तैयार खड़ी थी कि जैसे ही आदेश मिले पाकिस्तान के अंदर तक जाकर वह जवाब दे जो आने वाली कई पीढ़ियों को याद रहेगा। उस रात दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक आसमान में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरे देश ने अपनी सांसें रोक ली हों और सब किसी अनदेखी दस्तक का इंतजार कर रहे हों। तभी सेना के स्ट्रैटेजिक कमांड को एक एन्क्रिप्टेड संकेत मिला
कि दुश्मन की सीमा के भीतर कुछ ऐसा हलचल शुरू हो चुकी है जो आने वाले घंटों में किसी बहुत बड़े घटनाक्रम का रूप ले सकती है। और इस संकेत के मिलते ही राजधानी में बैठे कमांडर इन चीफ ने तुरंत सभी थिएटर कमांड्स को अलर्ट मोड पर डालते हुए उस ऑपरेशन को एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया, जिसके बारे में सिर्फ 5 लोग जानते थे और जिसे पिछले 2 साल से गुप्त रूप से तैयार किया जा रहा था। उसी समय कश्मीर की पहाड़ियों में तैनात स्पेशल रिकॉन यूनिट्स ने बताया कि दुश्मन की ओर से कई मूवमेंट पैटर्न अचानक बदल गए हैं। उनकी पोस्टों पर रात भर जगमगाने वाले फ्लड लाइट्स बंद कर दिए गए हैं और भारी वाहनों की हल्की हल्की आवाजें पहाड़ियों में गूंज रही हैं, जिनसे साफ लग रहा था कि या तो वे किसी बड़ी तैनाती की तैयारी में हैं या फिर किसी छिपे हुए रास्ते से घुसपैठ की कोशिश होने वाली है। लेकिन इस बार भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। वहीं दिल्ली में प्रधान मंत्रालय, सेना मुख्यालय और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के बीच लगातार बैठकों का दौर चलता रहा, जहां उपग्रहों से आई कुछ तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि दुश्मन की आर्टिलरी यूनिट्स को ऐसी जगहों पर खिसकाया गया है जहां से उनका लक्ष्य भारत की अग्रिम चौकियां थीं। और यह देखकर एक पल के लिए सभी के चेहरों पर तनाव साफ नजर आया, मगर साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि भारत ने भी इस बार ऐसा प्लान तैयार कर रखा था जिसकी भनक दुश्मन को जरा भी नहीं थी। इसी बीच कश्मीर की सीमा पर खड़े जवानों ने कई अनजानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, जिनमें दुश्मन सैनिक अपने कमांडरों को तैयार रहो और आदेश का इंतजार करो जैसी बातें बोल रहे थे, जिससे साफ हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी भारतीय सेना के सेक्टर कमांडर ने अपने जवानों से कहा, इस बार पहले वार का मौका हम उन्हें नहीं देंगे। इस आदेश के साथ ही फ्रंटलाइन यूनिट्स ने अपनी पोजीशन बदली। ड्रोन टीमों ने आसमान में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सक्रिय किया और स्पेशल ऑप्स यूनिट्स ने दुश्मन की कई अग्रिम चौकियों का सटीक लोकेशन लॉक कर लिया, ताकि जरूरत पड़ते ही कुछ ही मिनटों में जवाबी एक्शन शुरू किया जा सके। उधर दिल्ली में एक बंद कमरे में चल रही बैठक में ऑपरेशन के उस हिस्से को भी मंजूरी मिल गई, जिसमें दुश्मन की सबसे सुरक्षित चौकियों पर डायरेक्ट स्ट्राइक की संभावना शामिल थी। और यह मंजूरी मिलते ही पूरे सिस्टम में एक ऐसी ऊर्जा दौड़ गई जैसे देश की धड़कनें तेज हो गई हों। रात गहराती जा रही थी, पहाड़ों में तेज हवाएं चल रही थीं, आसमान में बादल नीचे झुककर मानो सिर्फ उसी इलाके को देख रहे हों। तभी अचानक भारतीय निगरानी ड्रोन ने दुश्मन की एक बड़ी यूनिट को अपनी पोजीशन छोड़कर जंगलों की ओर बढ़ते हुए देखा। और इस बार भारतीय सेना ने इंतजार नहीं किया, सिर्फ 2 शब्द का आदेश मिला, एक्शन शुरू। और इतना सुनते ही फ्रंट लाइन पर खड़े सैनिकों ने अपने हथियारों को रीचेक किया। आर्टिलरी यूनिट्स एक्टिव हो गईं और स्पेशल ऑप्स टीमों ने अपनी पोजीशन लॉक कर ली, क्योंकि अब जो होने वाला था वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि आने वाले कई दशकों की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक क्षण था। जिस तरह रात की काली चादर में सरहद के उस पार से उठती हल्की हल्की गड़गड़ाहट ने दक्षिणी बैटल कमांड के सेंटर में बैठे हर अधिकारी को बेचैन कर दिया था, उसी तरह अब इस नए चरण में घटनाओं ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जैसे ही भारत की तीनों स्पेशल यूनिट्स, हॉक स्ट्राइक टीम, शैडो रेजिमेंट और नाइट वोल्व्स ने पीओके के गहरे इलाकों में अपना पहला बेस स्थापित किया, अचानक दुश्मन की ओर से एक अप्रत्याशित जवाबी कदम उठाया गया, जिसमें उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घाटियों की तरफ जाने वाली संकरी पगडंडियों में छोटे छोटे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिए, ताकि भारतीय कमांडो उन रास्तों पर आगे न बढ़ सकें। लेकिन हॉक स्ट्राइक टीम के लीड एनालिस्ट कैप्टन अयान ने अपनी थर्मल मैपिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी से इन सभी विस्फोटकों को कुछ ही मिनटों में डिटेक्ट कर लिया। और फिर नाइट वोल्व्स की माइक्रो डिफ्यूजन यूनिट ने बिना आवाज किए इन सभी डिवाइस को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर दिया, जिससे दुश्मन की पहली चाल नाकाम हो गई। लेकिन असली चुनौती तब सामने आई जब भारतीय कमांडो उस पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जहां से दुश्मन की मुख्य सप्लाई लाइन गुजरती थी, क्योंकि वही वह जगह थी जहां से पूरी घाटी में फैली दुश्मन की फोर्स को हथियार, खाना, फ्यूल और बैकअप भेजा जाता था। और अगर भारत उस सप्लाई लाइन पर कब्जा कर लेता तो पूरा ऑपरेशन केवल आधा ही नहीं बल्कि लगभग 70% जीत लिया जाता। इसलिए यह स्थान रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि दुश्मन इसे हर कीमत पर बचाए रखना चाहता था। लेकिन भारतीय ऑपरेशन कमांड ने भी इसका महत्व समझते हुए एक ऐसी योजना बनाई थी जो दुश्मन ने कभी सोची भी नहीं थी। और वह योजना थी डबल लेयर ट्रिगर असॉल्ट, जिसमें पहली लेयर में भारत की शैडो रेजिमेंट पहाड़ियों की ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती, जबकि दूसरी लेयर में नाइट वोल्व्स जंगल की तरफ से चुपचाप नीचे उतरकर सप्लाई लाइन के बिल्कुल किनारे तक पहुंचते। लेकिन जैसे ही भारतीय कमांडो इस डबल लेयर पोजीशन में आए, अचानक मौसम में बदलाव आ गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बादल नीचे उतर आए और इतनी घनी धुंध छा गई कि 15 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। और ऐसी स्थिति में ड्रोन और सैटेलाइट का रियल टाइम फीड भी लगभग बेकार हो गया।
लेकिन भारतीय कमांडर जनरल वेणुगोपाल ने ऑपरेशन को रोकने की बजाय एक नया निर्देश जारी किया। अब ऑपरेशन धुंध का फायदा उठाकर किया जाएगा, क्योंकि जब दुश्मन को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो भारतीय कमांडो के लिए यह मौका बिल्कुल सोने पर सुहागा था। और फिर जैसे ही रात के 1:17 पर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, उसी धुंध की आड़ में शैडो रेजिमेंट ने सबसे ऊंची चोटी से दुश्मन की सप्लाई लाइन वाली सड़क के दोनों किनारों पर बने चौकियों को चिह्नित किया और नीचे नाइट वोल्व्स ने उस सड़क की सतह पर लगे हुए छोटे मोटे मोशन सेंसरों को बाईपास करने के लिए अपनी विशेष पल्स ड्रॉप तकनीक का इस्तेमाल किया, जो एक ऐसी बिना आवाज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जो सेंसर को कुछ सेकंड के लिए निष्क्रिय कर देती थी। और बस इतना होते ही भारतीय कमांडो के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद उन्होंने चुपचाप उस सप्लाई लाइन पर कब्जा कर लिया और एक भी गोली चलाए बिना पूरी सड़क को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन वास्तविक ड्रामा अब भी शुरू होना था, क्योंकि सप्लाई लाइन पर कब्जा होते ही दुश्मन को लगा कि पूरा रास्ता नष्ट कर दिया गया है, जबकि सच यह था कि भारत ने रास्ता नष्ट नहीं किया बल्कि उसे प्रयोग में लाने से रोका था। और तभी दुश्मन ने पता आते अपनी सबसे खतरनाक यूनिट ब्लैक हॉक ब्रिगेड को मैदान में उतारा, जो अपने क्रूर हमलों और अचानक किए गए प्रहारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन भारतीय कमांडो ने उन्हें सीधा मुकाबला देने की बजाय एक मानसिक जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने सप्लाई लाइन के बीचों बीच कुछ खुले इलाकों में कुछ ऐसे नकली सैन्य उपकरण और नकली एक्टिविटी के संकेत छोड़े कि दुश्मन की ब्रिगेड सीधा उन्हीं पॉइंट्स पर हमला करने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कमांडो तो पहाड़ियों की ढलानों पर पहले से ही पोजीशन लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ब्लैक हॉक ब्रिगेड ने अपनी पोजीशन लेकर हमला शुरू किया, शैडो रेजिमेंट ने ऊंचाई से उनके करीब 20% दस्ते को केवल 19 सेकंड में निष्क्रिय कर दिया और बची हुई ब्रिगेड घबराकर पीछे हटने लगी। लेकिन उनकी वापसी का रास्ता भी नाइट वोल्व्स ने पहले से ही घेर रखा था और इस तरह दुश्मन की सबसे खतरनाक ब्रिगेड कुछ ही मिनटों में बेअसर हो गई। इसके बाद भारतीय कमांडो सप्लाई लाइन के और अंदर बढ़े और वहां छिपे एक गुप्त कम्युनिकेशन बंकर को खोज निकाला, जो दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी था, क्योंकि उस बंकर के माध्यम से ही पूरी घाटी में स्थित दुश्मन के छोटे बड़े सभी कैंपों को निर्देश भेजे जाते थे। और जब कमांडो उस बंकर तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बंकर में एक सुपर एन्क्रिप्टेड सिस्टम लगा हुआ है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हॉक स्ट्राइक टीम के साइबर विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट ईशान ने केवल 11 मिनट 24 सेकंड में उस सिस्टम को लाइव डिक्रिप्ट कर लिया और बंकर में छिपे सारे कोड, सारे लोकेशन, सारे संदेश और दुश्मन की अगली चाल का पूरा ब्लूप्रिंट हासिल कर लिया। और जैसे ही यह डाटा भारत के कमांड सेंटर पहुंचा, पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल गई, क्योंकि अब भारत को दुश्मन के हर कदम के बारे में पहले से पता था और अब लड़ाई का अगला चरण भारत की तरफ से शुरू होने वाला था। एक ऐसा चरण जिसमें दुश्मन को उनकी ही धरती पर मनोवैज्ञानिक तरीके से घेरकर पूरी घाटी को सुरक्षित किया जाना था। लेकिन उस अगले चरण को भारतीय कमांड ने एक नाम दिया, ऑपरेशन साइलेंट डोमिनेशन। और इस नाम का मतलब था कि अब लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जाएगी। और जैसे ही अगले चरण का काउंटडाउन शुरू हुआ, पूरी घाटी में एक ऐसी घुटन भरी खामोशी फैल गई जैसे हवा भी अपनी सांसें रोककर इस लड़ाई के अगले मोड़ का इंतजार कर रही हो। भारत के ऑपरेशन की दूसरी रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते गए, क्योंकि गुप्त रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की सेना अपने कई इलाकों को अचानक खाली करवाने लगी थी और यह संकेत मिल रहा था कि वे किसी बड़े कदम की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार भारत ने पहले ही सभी संभावित चालों का अनुमान लगा लिया था और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, MARCOS, NSG और गारुड कमांडोज को अलग अलग सेक्टरों में तैनात कर दिया गया था, जहां पर उनकी मौजूदगी दुनिया से पूरी तरह छिपी हुई थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सैन्य ढांचे को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर असामान्य गतिविधियां नोट की गईं और ड्रोन निगरानी में यह साफ दिख रहा था कि घुसपैठ का प्रयास इस बार बड़े पैमाने पर होने वाला है। लेकिन भारत को यह भी पता था कि पाकिस्तान इस बार LOC पर सीधे सैन्य टकराव की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए भारतीय सेना ने तुरंत कोल्ड ब्लिट्ज जोन सक्रिय कर दिया, जिसमें आर्टिलरी को लो साउंड मोड पर लाया गया ताकि पूरे सेक्टर में कार्रवाई की आवाज बाहर तक न जाए। इसके अलावा भारत ने इस बार सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया, AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम, रात में देखने वाले 4th जेन मल्टी स्पेक्ट्रम गॉगल्स और सैटेलाइट कनेक्टेड माइक्रो ड्रोन, जो दुश्मन की हर हरकत को मिनट दर मिनट रिकॉर्ड कर रहे थे तथा तुरंत कमांड सेंटर को भेज रहे थे। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पाकिस्तान POK में कई जगहों पर नागरिकों को ढाल बनाने लगा था और भारतीय सेना के जवाबी एक्शन को दुनिया के सामने गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन इस बार भारत ने सबूत पहले ही तैयार कर लिए थे और दुनिया की हर बड़ी एजेंसी को यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान युद्ध का बहाना बनाकर आतंकवादियों को कवर दे रहा है। रात के 3:10 पर अचानक एक ऐसी हरकत हुई जिसने सारी चुप्पी को चकनाचूर कर दिया। LOC के 3 पॉइंट्स पर एक साथ गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन भारत पहले से तैयार था और जवाबी कार्रवाई इतनी तेज थी कि 6 मिनट के अंदर दुश्मन की पूरी पहली लाइन उखड़ गई, जबकि दूसरी ओर भारत के कमांडोज घुसपैठियों के लॉन्च पैड्स को घेर चुके थे और मौके पर ही 20 से ज्यादा आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया गया। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा यह था कि भारत ने रडार डिटेक्शन से बचने वाले ड्रोन के जरिए पूरे POK में ऐसे ऐसे टारगेट चिन्हित कर लिए थे जो पाकिस्तान के लिए बेहद रणनीतिक थे, जैसे हथियार डिपो, रॉकेट स्टोरेज, हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर्स और वो बंकर जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना अपने टॉप अफसरों को छिपाने में करती थी। जैसे ही भारतीय कमांड ने ग्रीन सिग्नल दिया, 18 ड्रोन ने एक साथ उद्यान भरी और बिना आवाज किए इतने सटीक टारगेट हिट किए कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। यहां तक कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम 40 सेकंड के अंदर जाम हो गए और POK के कम से कम 12 किलोमीटर तक बिजली चली गई। इस अंधेरे का फायदा भारतीय कमांडोज ने पूरे तरीके से उठाया। भारतीय सेना की एक टीम ने रात भर मेजर स्तर के अधिकारी की अगुवाई में POK के अंदर एक गुप्त टनल में घुसकर उस नेटवर्क को ध्वस्त किया जहां से पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं हुई थीं। इस पूरे मिशन को एक ही उद्देश्य के साथ अंजाम दिया गया, दुश्मन की रीढ़ तोड़ना, ताकि आने वाले दिनों में वे भारत के खिलाफ कोई भी हमला प्लान न कर सकें। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया और फाइटर जेट्स को POK की ओर भेजा। लेकिन भारत पहले से तैयारी में था। लद्दाख, श्रीनगर, पठानकोट और आदमपुर बेस पर रात भर एयरफोर्स तैनात थी और राफेल जेट्स लो रडार मोड पर हवा में उठ चुके थे। भारतीय राफेल ने बिना सीमा लांघे ही इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की मदद से पाकिस्तान के 4 जेट्स को ब्लाइंड कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह खेल इतना तेजी से हुआ कि पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि उसके जेट्स अचानक निष्क्रिय क्यों हो गए। इस दौरान LOC के कलघाई सेक्टर में भारत की स्पेशल टीम ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दुश्मन के कमांड पॉइंट को वहां मौजूद सैनिकों के साथ घेरकर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और इससे पूरा पाकिस्तानी कैंप पैनिक में चला गया। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि पाकिस्तान के कई हाई रैंक अधिकारियों ने आपसी कम्युनिकेशन पर बातचीत में यह मान लिया कि भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरा POK सैन्य दबाव में लेने की क्षमता रखता है। और यह बात जैसे ही ISI तक पहुंची, उन्होंने रातों रात अपने कई ठिकाने खाली करवाने शुरू कर दिए। लेकिन भारतीय सेना अब पीछे हटने के मूड में नहीं थी। दोपहर 4:30 पर एक और सटीक कार्रवाई हुई जिसमें एक टनल नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और इसी के साथ भारत ने दूसरी चेतावनी देते हुए दुनिया को यह भी बताया कि अब LOC पर कोई एकतरफा सीज फायर नहीं होगा, बल्कि भारत हर उस जगह जवाब देगा जहां से घुसपैठ की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने जब जवाबी गोलीबारी तेज की तो भारतीय सेना ने 7 मिनट के अंदर उसके 5 मेजर पोस्ट उड़ा दिए और इस कार्रवाई का इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ कि कई पाक सैनिक अपने बंकर छोड़कर भागने लगे। भारत की इस कार्रवाई को आज दुनिया की सबसे सटीक और हाईटेक ऑपरेशन रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ और सभी टारगेट्स सिर्फ आतंकवादी और सैन्य ढांचे थे, जिससे यह साबित हो गया कि भारत अब किसी भी प्रकार की उकसावे वाली हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा और नई पॉलिसी बिल्कुल साफ है। पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन किया गया हमला 2 गुना लौटाया जाएगा। और इसी पूरे माहौल में भारत ने एक ऐसी चुप्पी बनाए रखी जिससे दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत न बयान दे रहा है न चेतावनी, सिर्फ कार्रवाई कर रहा है। और यही रणनीति पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, क्योंकि भारत की चुप्पी का मतलब हमेशा बड़ी तैयारी होता है। और इस बार की तैयारी सिर्फ LOC के लिए नहीं, बल्कि पूरे नॉर्दर्न कमांड के स्तर पर है, जहां भारत किसी भी इमरजेंसी के लिए पूर्ण युद्ध स्तर पर तैयार बैठा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और थल सेना के उच्च अधिकारियों के बीच रात भर चली बैठकों के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया जब ऑपरेशन की सबसे गोपनीय लेयर को सक्रिय किया गया, जिसे इंटरनल कोड में शून्य रेखा विस्तार कहा जाता था, क्योंकि इसके तहत सेना को ऐसी रणनीतिक जगहों पर आगे बढ़ना था जहां से पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियों, POK में उनके लॉन्च पैड्स, आतंकी कॉरिडोर और उन सुरंगों पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके जिनका इस्तेमाल पिछले कई महीनों से भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए किया जा रहा था। और यह दावा तो अब उपग्रह चित्रों ने भी पुष्ट कर दिया था कि POK के उत्तरी हिस्से में स्थित पहाड़ी दर्रों के नीचे 11 नई सुरंगें बनाई गई थीं, जिनमें हथियार डंप, ड्रोन लॉन्च स्टेशन और कम्युनिकेशन जैमर लगाए गए थे।
इन्हीं सुरंगों को नष्ट करने के लिए भारत ने अपनी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया, जो रात के अंधेरे में काले हिमश्वेत सूट पहने पूरी तरह साइलेंट मोड में आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के किनारों पर रस्सियां डालकर नीचे उतरी और वहां मौजूद 5 पाकिस्तानी पोस्ट को बिना एक भी गोली चलाए कब्जे में ले लिया।